हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर फीवर टू फैब्रिक। तो हमने पहले ही स्टार्ट किया हुआ था ये चैप्टर रेशों से वस्त्र तक। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम देख रहे थे जो हमें शीप से वूल प्राप्त होती है। हमें शीप से क्या प्राप्त होती है? हमें जो ऊन होती है वो किससे प्राप्त होती है? शीप से, कैमल से, याक से और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? वूल प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। तो हम ये देखने वाले हैं इस क्लास में कि जो हमें फाइबर प्राप्त होता है, हमें जो रेशा प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? भेड़ से प्राप्त होता है। उसको ऊन में कन्वर्ट करने के लिए किस किस स्टेप को यूज किया जाता है? क्या प्रक्रिया होती है? जो जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं भेड़ से, उसे ऊन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम आज की क्लास में यही देखने वाले हैं। हमारा टॉपिक रहेगा रेशों से ऊन तक। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? रेशों से ऊन तक। तो पहले हम पढ़ लेते हैं आपकी चैप्टर में से। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। आप सबको पता है, हम पहले पढ़ रहे थे, हमें पता है कि ऊन हमें कई जानवरों से प्राप्त होती है, जैसे कि गॉट हो गई, कैमल हो गया, याक हो गई, शीप हो गई। लेकिन हम मेनली किस के बारे में बात कर रहे थे? इस चैप्टर में हम मेनली बात कर रहे थे ऊन किससे? भेड़ों से जो प्राप्त ऊन है उसकी बात कर रहे थे। तो हम इसमें भेड़ों से जो भेड़ों से रेशे प्राप्त होते हैं उसे ऊन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है हम उसको पढ़ेंगे। तो इसमें पहले भेड़ों के बारे में ये बताओ, अगर हमें भेड़ों से ऊन प्राप्त करनी है तो भेड़ का होना भी तो जरूरी है ना? क्या कोई भेड़ ही नहीं है और फिर हम उससे ऊन कैसे प्राप्त करेंगे? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? भेड़ होनी चाहिए हमारे पास। तो भेड़ का पालन करेंगे हम। क्या करेंगे? भेड़ पालन करेंगे। तो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बालों को काटा जाता है। हमने बात की थी कि हमें भेड़ के किस चीज से हमें वो जो रेशे हैं उनके वो प्राप्त होते हैं। तो हमने पहले ही आंसर मिल गया था इसका, हमें प्राप्त होते हैं भेड़ के बालों से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला प्रक्रिया में होगा भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देखा होगा। अच्छा, आपने कभी भेड़ देखी है? देखी होंगी। नॉर्मली बात है, आप सबने भेड़ देखी होगी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप गूगल पे जाके भेड़ सर्च कर लेना, आपको भेड़ ही भेड़ दिख जाएंगी वहां पर। तो जो भेड़ होती है, जैसे गाय को कौन चराता है? गाय को ग्वाले चराते हैं। बोलते हैं ना, गाय की रखवाले कौन? ग्वाले। तो यहाँ पर भेड़ को चराने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो भेड़ को चराता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गडरिया। आपने कहानी भी सुनी होगी, ये भेड़ को एक गडरिये वाली कहानी सबने सुनी है ना, जिसमें बोलता है भेड़िया आया। वो वाली कहानी याद आ गई सबको? हाँ। तो जो भेड़ चराते हैं उसको बोलते हैं गडरिया। तो गडरिया को आपने देखा होगा, वो क्या ले जाता है? जो भेड़ होती है उनको झुंड को चराने के लिए लेके जाता है। तो भेड़ कैसी होती है? आप सबको पता है, शाकाहारी होती है। जो भेड़ होती है वो वेजिटेरियन होती है, वो केवल शाकाहारी होती है। तो भेड़ क्या खाएगी? घास, पत्तियां आदि खाएगी। तो जो भेड़ का पालक होता है, मीन्स वो मत समझ लेना पालक सब्जी वाला पालक। भेड़ पालक मीन्स पालन करने वाला, उसको चराने वाला, उसकी देखभाल करने वाला। जो भेड़ पालक होता है उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। जो भेड़ का पालक कौन था? गडरिया। तो जो गडरिया होता है उसे क्या खिलाता है? दालें भी खिलाता है, मक्का भी खिलाता है, ज्वार भी खिलाता है, खली भी खिलाता है, और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं जो जो गडरिया है वो उन्हें खिलाता है। तो सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज, सूखा चारा खिलाया जाता है। और हमारे देशों में बहुत सारे भागों में ऊन प्राप्त होती है, हर जगह ऊन मिलती है, और बहुत सारे भागों में क्या है? भेड़ का पालन किया जाता है, भेड़ पालन होता है। जो भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए, हमने प्रीवियस क्लास में भी बात की थी, कुछ नस्ल बात की थी हमने, उनकी क्वालिटी भी देखा था और वो कहाँ पाई जाती है हमने उसको भी देखा था। तो जो भेड़ उन जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। हमारे देश में जो भेड़ पालन होता है वो किस लिए होता है? क्योंकि भेड़ों से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊन के लिए रेशे प्राप्त होते हैं। तो ऊन प्राप्त करने के लिए हम भेड़ों का पालन करते हैं। जो हमारे देश में भेड़ का पालन होता है वो उत्पादन के लिए किया जाता है। उनमें से प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर
बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। हमने बात की थी कि भेड़ सारी एक जैसी नहीं होती, भेड़ों की भी अलग अलग नस्ल होती हैं। और हमने बात की थी किसकी, शीप, जो सिलेक्टिंग ब्रीडिंग की बात की थी हमने, जो वाणिज्यिक प्रजनन की बात की थी हमने, जो उनमें सिलेक्टिव प्रजनन की बात की थी, जिसमें क्या है, हम अपने जो हम चाहते हैं उनकी बालों की क्वालिटी, उसके हिसाब से उनके पेरेंट्स को चुनते हैं। की थी ना बात वर्णनात्मक प्रजनन की। तो हाँ, उसमें ही तो हमने देखा था कि सारी भीड़ एक जैसी नहीं होती, सबकी क्वालिटी अलग-अलग होती है। किसी के शरीर पर ज़्यादा बाल होते हैं, किसी के शरीर पर कम बाल होते हैं, किसी के बालों की क्वालिटी पतली होती है, किसी के की में मोटी होती है, किसी के घने बाल होते हैं, किसी के कम बाल होते हैं। होती है ना, बहुत अलग-अलग नस्ल की होती हैं, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ की होती है। तो जो हम वर्णात्मक प्रजनन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उनके अच्छी क्वालिटी वाले पेरेंट्स चुनते हैं, ताकि जो उनकी संतान हो, जो उनकी उत्पत्ति हो, वो कैसी हो, अच्छी नस्ल वाली हो। तो जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट दिया जाता है। अब ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि भेड़ ली, भेड़ को पाला, उसके बाल हो गए, हमने उसको काटा और ऊन बन गई, ये तो नहीं होता। क्या आपने देखा है ऐसा होता है? नहीं होता। तो कोई ना कोई प्रोसेस तो होती होगी। तो क्या क्या होता है, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, तो हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि जो हमने अभी भेड़ को पाला है, उससे बाल काट लिए, लेकिन उसको ऊन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले इनको पढ़ लेते हैं। जो भेड़ की कुछ भारतीय नस्लें हैं जो भारत में पाई जाने वाली हैं। एक लोही नस्ल की पाई जाती है जो भेड़ है, और उसकी गुणवत्ता कैसी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की। जो लोही नस्ल की जो भेड़ है, उससे जो ऊन प्राप्त होती है वो बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। यह मुख्यतः राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। आई एम आल्सो फ्रॉम राजस्थान, तो आप आ जाना सब अच्छी अच्छी वाली नस्ल अच्छी नस्ल की ऊन लेने, ठीक है। फिर होती है रामपुर वुशायर। फिर होती है रामपुर वुशायर, जो कैसी होती है, जिसकी ऊन होती है भूरे कलर की, उसकी ऊन होती है ब्राउन कलर की होती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अगर आपको भूरी ऊन चाहिए तो चले जाना हिमाचल प्रदेश या फिर यूपी में। और फिर होती है थर्ड वन, नाली। इसे हम नली भी बोल सकते हैं। कौन सी होती है? नाली, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? नली। अब ये ऊन का इस ऊन की गुणवत्ता ऐसी होती है, जो गलीचे होते हैं ना, कारपेट्स आप यूज़ करते हो, कारपेट्स में जो ऊन लगी होती है, वो ऊन होती है नाली नस्ल की भेड़ से प्राप्त। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। तो आ जाना सब गलीचे वाली नस्ल लेने, कारपेट नस्ल की जो ऊन है ना, वो लेने आ जाना सब राजस्थान में। ओके। फिर होती है, हम बात करेंगे बकरवाल। फिर एक बकरवाल नस्ल की जो भेड़ होती है, उससे कैसी ऊन प्राप्त होती है? उससे ऊन प्राप्त होती है जो शॉल बनाई जाती है। आप तो यूज़ करते हो ना विंटर्स में शॉल्स, तो वो जो शॉल्स बनाई जाती है ऊनी, तो वो प्राप्त होती है ऊन बकरवाल नस्ल की भेड़ से। और ये पाई जाती है मुख्यतः जम्मू और कश्मीर में। हमने बात की थी जम्मू कश्मीर में कौन सी शॉल बनाई जाती है? पश्मीना शॉल। किसकी ऊन से बनाई जाती है? बकरी की जो वहाँ पर बकरी होती है उसकी सॉफ्ट बाल होते हैं, उससे बनाई जाती है, ठीक है। याद रखना, अब मैं हमने प्रीवियस वीडियो में ये सब बात कर चुके हैं, फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए रिपीट कर रही हूँ। फिर होती है मारवाड़ी। मारवाड़ी की जो ऊन होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। जो मोटी ऊन होती है, रूखी ऊन होती है, वो होती है मारवाड़ी ऊन की। और मारवाड़ी नस्ल की भेड़ होती है, उससे प्राप्त होती है। ये मुख्यतः गुजरात में पाई जाती है। फिर होती है पाटनवाड़ी। अब पाटनवाड़ी जो जो नस्ल की भेड़ है, उससे प्राप्त होती है हमें हौजरी। हौजरी के कपड़े बनाए जाते हैं, तो वो हौजरी ऊन होती है ना, वो कहाँ से प्राप्त होती है? पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़ से प्राप्त होती है। ये भी मुख्यतः गुजरात में पाई जाती है। ओके। अब हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे, कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, जिससे कि हम जो भेड़ से बाल प्राप्त होते हैं, भेड़ का हमने जो पालन किया है, उससे हम ऊन बना सकें। तो वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला होता है चरण 1, यानी जो स्टेप फर्स्ट है, उसमें की जाती है ऊन की कटाई। हम मेन पॉइंट आप नोट करते जाना साथ के साथ। तो इसमें क्या होता है? ऊन की कटाई होती है। अब उनकी कटाई कैसे होती है? तो जो भेड़ के ऊपर बाल होते हैं, जो भेड़ के ऊपर बाल होते हैं ना, तो उसकी शेयरिंग की जाती है, उसको शेव किया जाता है। आपने देखा होगा, आप अपने बालों को कटवाते हो, आपका मुंडन भी हुआ होगा ना कभी, एक बार तो टकले हुए होंगे।
तो ऐसे ही भेड़ को टकला किया जाता है, भेड़ को शेयर किया जाता है, मीन्स उसकी जो ऊपर बाल होते हैं उनको काटा जाता है। तो जो भेड़ के बालों की त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतारा जाता है। जब भेड़ के बाल काटे जाते हैं ना, तो उसकी त्वचा होती है, जो उसकी स्किन होती है, उसकी पतली परत उसके संग आती है। जो उसकी स्किन होती है भेड़ की, उसकी बहुत बहुत पतली जो लेयर होती है, उसके साथ उसके जो बाल होते हैं उनको काटा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऊन की कटाई। भेड़ के बाल उतारने की इसी प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो जो मतलब जैसे आप नाई के पास जाते होंगे बाल कटवाने, तो जब वो आपका मुंडन करता है तो एक मशीन यूज करता है ना, रेजर। रेजर यूज करता है आपके बालों को काटने के लिए। ऐसी ही मशीन यूज करता है जब जब भेड़ के बाल को शेयर किया जाता है, भेड़ के बालों को काटा जाता है। तो पहला स्टेप क्या था? पहले स्टेप था ऊन की कटाई। जो भेड़ के बाल हैं उनको हम काटते हैं इसमें। तो आप इसको हम पिक्चर की देखते हैं। चलो अब इसकी एक पिक्चर देखते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे ये भेड़ है। आपने इसमें पिक्चर में देख रहे होंगे ये भेड़ है। तो इसकी क्या हो रही है? इसकी शेयरिंग हो रही है, इसकी बालों की कटाई हो रही है, इसकी जो ऊपर बाल आए हैं उसको काटा जा रहा है। ओके। नेक्स्ट जो हमारा चरण 2 है उसमें हम क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ, जब हम भेड़ के ऊपर से बाल उतारेंगे, क्या वो साफ है? भेड़ तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाती होगी, उसके ऊपर मिट्टी भी होगी, उसके ऊपर कीड़े भी हो सकते हैं। भाई अगर क्या पता उसके जो बाल है उसमें कीड़े हो कुछ, या फिर कुछ भी हो सकता है, उसकी धूल मिट्टी बहुत सारी जो गंदगी हो सकती है वो हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें वॉश करना चाहिए उसको। क्या करेंगे? हम पहले उसको धोएंगे। तो हम जो हमने बाल काटे हैं जो भेड़ से हमने बाल काटे हैं, तो हम उसको दूसरे चरण में क्या करेंगे? त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। जो हमने पहले बात की थी, जो भेड़ के बालों को काटा जाता है तो क्या होता है? उसकी जो स्किन की बहुत पतली लेयर है उसकी संग आ जाती है। तो उसको जब फिर क्या किया जाता है? उसको टंकी होती है। अभी छोटे से बर्तन में थोड़ी ना धोएंगे हम, बहुत सारे बाल होते हैं तो क्या करेंगे? बहुत बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं इसको धोने के लिए, तो उनमें डालकर अच्छी तरह से इसे धोया जाता है। तो आप इस पिक्चर को भी देख रहे होंगे, इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें ये जो दो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ी टंकी में इसको क्या कर रहे हैं? इसको जो हमने बाल उतारे थे उस किसके? भेड़ के बाल उतारे थे उसको धो रहे हैं अच्छे तरह से, ताकि क्या है उसके अंदर जो गंदगी है वो क्या हो जाए? साफ हो जाए। तो जिससे उसके अंदर चिकनाई भी होगी, धूल भी होगी, गर्त भी होगी। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। जो हमारा सेकंड स्टेप था वो क्या था? अभिमार्जन। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? बालों की कटाई। क्या था हमारा? बालों की कटाई। और सेकंड स्टेप हमारा क्या है? अभिमार्जन। तो हम पहले क्या करेंगे? बालों को काटेंगे, सेकंड स्टेप में उनका अभिमार्जन करेंगे। अभिमार्जन का मीन्स होता है साफ करना। अभिमार्जन का अर्थ होता है साफ करना। तो साफ हम कैसे करेंगे? उसको वॉश करके करेंगे, हम इसको धो के करेंगे। तो अब क्या है? अब मॉडर्न युग है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो हम क्या करेंगे? इसको मशीनों के द्वारा भी धोया जा सकता है। जरूरी नहीं कि लोग ही उसको डंडों से घुमाकर या फिर टंकियों में डाल डाल कर धोएंगे। मशीनों का भी यूज़ होता है इसको धोने के लिए। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है? जो हमने अभिमार्जित की है, हमने जो साफ की है ना, जो हमने बाल उसके साफ किए हैं, तो उसमें से उसे कारखानों में भेजा जाता है। अब ये बताओ मुझे, ऐसे थोड़ी ना एक भेड़ के बाल काट लिए, उसको अलग करेंगे, फिर दूसरी भेड़ को बाल को अलग धोएंगे, तीसरी भेड़ के बाल को अलग नहीं। बहुत सारी भेड़ों के बाल एक संग कटते हैं, बहुत सारी भेड़ों के बालों को एक संग धोया जाता है। तब ये बताओ कि सबके बाल एक जैसे होंगे? हो भी सकता है कि एक ही भेड़ के थोड़े अलग अलग टाइप के बाल हो, कहीं पर लंबे हो, कहीं पर छोटे हो, कहीं पर मोटे हो, कहीं पर पतले हो। और भी यहाँ पर तो बहुत सारी भेड़ों को यूज किया था हमने, तो क्या होगा? कहीं कुछ लंबे बाल होंगे उसमें, कुछ छोटे बाल होंगे, कोई कोई मोटा बाल होगा, कोई कोई पतला बाल होगा। तो इसको क्या किया जाता है? जब हमने उसको साफ कर लिया, हमने उसको वॉश कर लिया, तो उन बालों को कारखानों में भेजा जाता है। जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर जो अलग अलग क्वालिटी का बाल होता है ना, जैसे कोई लंबा बाल है तो लंबे बाल को अलग छांट दिया जाता है, छोटे छोटे बालों को अलग छांट दिया जाता है, ताकि उसका यूज क्या हो सके? प्रॉपरली हो सके। भाई लंबे बालों को हमने अलग कर लिया, छोटे बालों को अलग कर लिया, हम उसको क्या कर देंगे? बांट देंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में होता है पृथक्करण। हम इसे क्या बोल सकते हैं? इसे हम पृथक्करण भी बोल सकते हैं।
इसे हम क्या बोल सकते हैं, पृथक्करण भी बोल सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। किसी को लंबे वाले बाल, अगर वो लंबा वाला तो उसे लंबे वाले ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, छोटा वाला तो छोटे वाले ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, अगर उसकी मीडियम हाइट है तो मीडियम वाले में, अगर वो मोटा है तो मोटे वाले में, पतला है तो पतले वाले में। ओके, तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, जो हमने साफ किए हैं बाल, वॉश किए हैं बाल, उसको कारखानों में भेजकर उसकी छटाई की जाती है, पृथक्करण किया जाता है। इसको छटाई भी बोल सकते, उसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण बोल सकते हैं। इसमें छाटा जाता है कि बालों का ग्रुप कौन सा है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है, फिर हम आएंगे फोर्थ स्टेप पर। अब हमने यहाँ तक क्या किया, हमने पहले बालों को काटा, फिर उनको धोआ, फिर उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। फिर हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में जो हमने बाल को लिए, जो हमने बालों को सुखाया जाता है, जब बालों को हमने पृथक कर लिया, बालों को सुखाया जाएगा। फिर इससे पहले बालों को छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट दिया जाता है। बालों में क्या होता है, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स माने होते हैं बहुत छोटे छोटे रेशे होते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत फ्लफी होते हैं, कोमल से होते हैं, फ्लफी से होते हैं, कोमल से होते हैं, बहुत, उन्हीं को बोलते हैं बर्ड्स, या फिर बोल सकते हैं हम जो बालों की छोटे छोटे कोमल फूले हुए रेशे, तो उनको क्या क्या कहते हैं, उनको जो मैंने अभी बताया था उनको कहते हैं बर्ड्स। छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, वर कहते हैं। क्या होता है, वर ना यूज नहीं होते, छोटे छोटे से होते हैं बहुत, वो यूज नहीं होते, तो उनको क्या है, फेंक दिया जाता है, जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। तत्पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा दिया जाता है। आपने कभी देखा है, आप जो स्वेटर पहनते होंगे, आपने वुलन कपड़े पहने होंगे, तो उसमें छोटे छोटे रुएं से आ जाते हैं, कभी आप कहते हैं ना इसमें रुएं निकल गए, आपने कहा होगा इसमें रुएं निकल गए, तो वो रुएं क्या होता है, उन्हें कहते हैं वर्स। ये कहते हैं बहुत फ्लफी से होते हैं, कोमल से होते हैं ना, तो इनको क्या कहते हैं, इनका कोई यूज नहीं होता। अगर यूज होता तो आप भी निकाल निकाल के अपने स्वेटर में से रख लेते और कहते हैं इसका यूज होगा, नहीं होता ना कोई यूज, ना ये किसी स्वेटर में काम आते हैं, किसी काम में नहीं आते। तो क्या होता है, इनको अलग कर दिया जाता है। जो रेशे हमने अभी छाटे हैं उसमें वर्स लगे रहते हैं, तो उसको हम अलग रख देते हैं, फिर उनको हम अभिमार्जित कर देते हैं, साफ कर लेते हैं। तो फिर हम जो हमें ये वाला हम पढ़ रहे थे, तो ये वही वर्ड्स होते हैं जो आपके कभी कभी स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जित करके सुखा दिया जाता है। अभी हमने अभिमार्जन का अर्थ पढ़ा था, अभिमार्जन क्या होता है, साफ करना। अब वो साफ हम कैसे कर रहे हैं, वॉश करके, तो हमने उनको वॉश किया और फिर उसके बाद क्या किया, उसको हमने ड्राई कर लिया, सुखा लिया। इस प्रकार जो प्राप्त उत्पाद है उसको धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। जो अब हमारे पास ऊन है यानी बाल है, उसको क्या है, वो धागे के रूप में काटे जाएंगे, धागे के रूप में काटे जाएंगे ना, तो वो क्या है, उसके लिए उपयुक्त है, पर अच्छी है। तो अभी इनको क्या किया जाएगा, इनको धागे के रूप में काटा जाएगा, इनको धागा बनाया जाएगा। जो पहले क्या किया, पहले हमने भीड़ से बाल काटे, फिर हमने उनको साफ किया, फिर उसके बाद हमने उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, फिर हमने उनमें से छोटे छोटे जो रेशे होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको हमने अलग छांट दिया, उनको फेंक दिया निकाल कर, फिर हमने उनको साफ कर कर उनको धागों के रूप में काट लिया। क्या किया, धागों के रूप में क्या कर लेंगे, हम काट लेंगे धागों के रूप में। धागों के रूप में काटने के बाद क्या करेंगे, हमने धागों के रूप में काट तो लिया, अब हम आएंगे फिफ्थ स्टेप पर, जो 5वां चरण है उस पर आएंगे। अच्छा ये बताओ, आपने कभी पिंक कलर की भेड़ देखी है, नहीं देखी होगी। ग्रीन कलर की भेड़ देखी है, नहीं देखी होगी। येलो कलर की देखी है, नहीं देखी होगी। आपने वाइट देखी होगी, ब्राउन देखी होगी, बट बहुत सारे कलर्स होते हैं, उनकी तो भेड़ आपने नहीं देखी। लेकिन आपने ग्रीन कलर का स्वेटर देखा होगा, वुलन में ऊनी स्वेटर, आपने येलो कलर का भी ऊनी स्वेटर देखा होगा, पहना भी होगा। तो लेकिन आपने कभी सोचा है कि भेड़ तो इस कलर की होती नहीं है जिससे हम ऊन प्राप्त करते हैं, तो इन स्वेटर का कलर से इन पर कैसे आ जाएगा। तो इनकी क्या की जाती है, इनकी रंगाई की जाती है। जो हमने भेड़ से बाल प्राप्त किए हैं, जो भेड़ से हम ऊन प्राप्त कर रहे हैं, हमने जो रेशे बना लिए हैं, अब क्या हुआ, अब यहाँ तक क्या बन गया, उनके धागे बन गए हैं। जो हमने भेड़ से बाल प्राप्त किए थे उनके क्या बना लिए हमने, रेशे यानी धागे बना लिए हैं हमने उनके। तो उन धागों को क्या किया जाता है, कलर किया जाता है, उन धागों को रंगाई की जाती है, उन धागों की रंगाई की जाएगी अलग अलग रंगों में। फिर क्या होगा, क्योंकि भेड़ व बकरी सामान्य ऊन काली भूरी और सब जो भेड़ की
भेड़ या फिर जो बकरी होती है जिससे हम ऊन प्राप्त करते हैं वो कैसी होती है, काली होती है, भूरी होती है। और तो कैसी होगी, सोच सकते हो आप, क्या पिंक कलर की हो सकती है? नहीं हो सकती। और हमें तो क्या है, मुझे तो पिंक कलर का पहनना है स्वेटर। और भेड़ या फिर बकरी जिससे भी हम ऊन प्राप्त करते हैं वो तो पिंक कलर की होती नहीं है, तो क्या करेंगे, हम उसकी रंगाई करेंगे, हम उसको कलर करेंगे। तो फिर फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में कलर होता है, उसको रंगाई करते हैं। अब आया लास्ट स्टेप, सिक्स्थ स्टेप होता है लास्ट वाला। अब इसमें क्या किया जाता है, अब हमने जो धागे बनाए थे, रेसे बनाए थे, हमारी ऊन तो तैयार है, हमारी ऊन तैयार हो गई, यहाँ तक कलर भी हो गया उसमें। अब क्या किया जाएगा, अब ऐसे थोड़ी ना है वो धागों को ऐसे लटका कर छोड़ देंगे कि ले जाओ भाई ले जाओ, वो तो उलझ जाएंगे ना, धागे क्या होगा, उलझ जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम उसकी रीलिंग करेंगे। तो अंतिम चरण में क्या होता है, रीलिंग कहते हैं इसे। तो इनमें क्या करता है, धागों को सुलझा कर, सीधा कर कर फिर लपेट कर उनको धागा बनाया जाता है, जो हमने ऋषि प्राप्त कर लिए है। इनमें क्या है, धागे हैं, ऊन मोटी वाली भी होती है। आपने ऊन देखी है कभी ध्यान से, ऊन कैसी होती है, मोटी होती है। और आपने कभी उसको ध्यान से देखना, वो क्या होता है, गुथी हुई होती है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे धागे होते हैं ऊन में। ऊन कभी एक धागे की नहीं होती, उनमें बहुत सारे रेशे होते हैं। तो उनको ऐसे राउंड 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 करके गूथा जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर उससे ऊन बनती है जो मोटी होती है। कभी ध्यान से देखना आप, आपको दिखेगा। तो फिर क्या होता है, ऊन से जो हमने रेशे प्राप्त, जो हमने बालों से रेशे प्राप्त किए थे बहुत पतले पतले, तो उससे लपेट कर ऊन बनाई जाएगी, यानी धागा बनाया जाएगा। और फिर उन धागों को रोल किया जाएगा। भाई अगर हम धागों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, उलझ जाएंगे। तो पहले हम उन्हें सुलझाएंगे, सीधा कर कर फिर उनको लपेटेंगे, रोल करेंगे। और फिर जब वो रोल होकर आप देखते हो मार्केट में आता है, तो क्या काम आता है, स्वेटर्स में काम आता है, स्वेटर बुनते हैं। और भी बहुत सारे टाइप्स के वर्क होते हैं जिसमें क्या होता है, जो ऊन होती है वो काम आती है। अपेक्षा करें तो छोटे रेशों को काट कर जो ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेशम। तैयार रहना बच्चों। अच्छा, इसमें एक आया था व्यावसायिक संकट। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, व्यावसायिक संकट क्या होता है। व्यावसायिक संकट क्या है, आप जैसे कि नाम से क्लियर है, व्यवसाय में आने वाला संकट। अब व्यवसाय में संकट कैसे आ सकता है, अब भेड़ों के बालों से जो ऊन बनाई जा रही है उसमें व्यावसायिक संकट कैसे हो सकता है। तो हमने बात की थी जब उसको धोया जाता है कारखानों में, फिर उसे साफ भी किया जाता है। और हमने बात की थी जो भेड़ क्या एक ही जगह पर रहती है जो साफ रहेगी, भेड़ के बालों में गंदगी भी होगी, कीड़, और कई बार क्या होता है भेड़ के बालों में कीड़े भी हो जाते हैं। आपने देखा भी, आप देख भी सकते हो, आप पूछ, और आपके अगर पास में कोई किसी के पास भेड़ हो तो आप देख भी सकते हो। तो भेड़ के बालों में क्या है, कभी कभी कीड़े हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव भी हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव जो हमें दिखते नहीं है अपनी आंखों से। अब दिखेंगे नहीं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर सूक्ष्म जीव है। तो क्या होगा, जो कारखानों में व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो व्यक्ति जब काम करेगा तो उसे क्या पता वहाँ सूक्ष्म जीव है कि नहीं। तो कई बार सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो जो व्यक्ति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, रक्त रोग हो जाते हैं, उसको खून से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा तो उसे जान का खतरा होगा नहीं होगा। इस रोग को बोलते हैं शॉर्ट्स रोग। इस रोग को क्या नाम है, इस रोग का नाम है शॉर्ट्स रोग। तो हम इसको, आप इसको पढ़ भी लेना। ऊन उद्योग हमारे देश में व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। हमारे देश में ऊन बनाई जाती है तो बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जीवन का जो आश्रय है, जो जीवन में उनकी कमाई होती है, जो उनका जीविका उपार्जन होता है, वो किस पर आधारित होता है, ऊन व्यवसाय पर होता है। लेकिन छटाई करने वाले का जो छटाई होती है, जहाँ पर छटाई होती है वहाँ पर क्या है, उनको जोखिम रहता है, क्योंकि कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु, यहाँ पर जीवाणु का नाम क्या है, जो जीवाणु का वहाँ पर होता है वो कौन सा है, एंथ्रेक्स। जो भेड़ के बालों में जीवाणु होता है वो होता है एंथ्रेक्स। जो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु है उसे संक्रमित हो जाता है, जो क्या है, घातक रक्त रोग है। जो घातक रक्त रोग का कारक है, जो क्या कर देता है, खून से संबंधित रोग कर देता है, जिससे क्या है, जिसे क्या कहते हैं, शॉर्ट्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगर द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। ओके, अच्छा आप अभी पिक्चर्स के थ्रू हम समझते हैं। हमने पहला देखा था बालों की कटाई। आप इसमें देख रहे होंगे भेड़ के बालों की कटाई की जा रही है, किससे, रेजर से। जैसे कि आप नाई आपके बालों को काटता है ना, रेजर से मुंडन करता है, उसी टाइप से उसका मुंडन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप। देन हमने बात की थी उनकी सफाई। जब हमने भेड़ के बालों को काटा तो क्या होंगे, सफाई करेंगे। सफाई हमने कैसे की थी, वॉश कर कर की थी। तो इसमें क्या हो रहा है, बड़ा सा टैंक ले रखा है, इसमें पाइप लगा रखा है, बाल डाल रखे हैं, तो क्या इसमें वॉश किया जा रहा है।
आप इसमें भी देख सकते हो ये क्या कर रहे हैं, ये 2 बॉयज हैं, इसमें ये टैंक में पानी डालकर और उस ऊन जो हमने बाल भेड़ के काटे थे उसको धो रहे हैं अच्छे से। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसकी छटाई करेंगे कि जो उसके ग्रुप में डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड करेंगे, कौन सा छोटा बाल है, कौन सा लंबा बाल है, लंबे बाल को अलग, छोटे बाल को अलग, मोटे बाल को अलग, पतले बाल को अलग। तो ऐसे ही जो ये यहाँ पर आपको दिख रही है एक गर्ल है, तो वो क्या कर रही है, वो जो बाल है उसमें से वो क्या करे, पृथक्करण कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण बोलते हैं। इसमें वह लंबे बालों को अलग रख रही है, छोटे बालों को अलग रख रही है, मोटे बालों को अलग, उसमें ग्रुपिंग कर रही है, वो ग्रुप बना रही है अलग अलग। फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें वर्स को निकाले जाते हैं, वर्स जो क्या होते हैं, स्मॉल और फ्लफी फाइबर्स, जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, स्मॉल होते हैं, वो फ्लफी होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, कोमल होते हैं, तो उनको अलग निकाला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उनको फिर से वॉश करके साफ़ किया जाता है। फिर उसके बाद अ, अभी ऊन तो हमें बहुत सारे कलर्स में मिलती है, लेकिन जो भेड़ के बाल होते हैं एक ही कलर्स के होते हैं। तो क्या किया जाता है, फिर उनकी रंगाई की जाती है, उनको टैंक्स में डालकर, फिर उसमें कलर डालकर उनको अच्छे से धोया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसके उसको कलर किया जाता है। तो हमें बहुत सारे कलर्स की ऊन मिलती है। फिर उसके बाद होती है रोलिंग, जैसे कि आप बाजार मार्केट्स में देखते होंगे, रोल होकर आपको ऊन प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं, रोलिंग कहते हैं। और जो फिर हमें जो ऊन होती है वो प्राप्त होती है। तो हमने ये देखा, जो ये जो प्रक्रिया है, हमें ऐसे बाल प्राप्त हुए थे भेड़ से, फिर हमने उनको साफ किया, फिर हमने उससे फाइबर्स लिए, यानी रेशे बनाए, बहुत रेशे रेशे बहुत पतले पतले होते हैं, आप ऊन को देखना बहुत सारे उसमें उसमें एक ही धागे में, ऊन का जो एक धागा होता है उसमें बहुत सारे रेशे होते हैं, तो फिर उसको ऊन में कन्वर्ट किया। Now, thank you and thank you so much. Have a nice day.